नमस्कार, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइम है देखने का उसके अकॉर्डिंग आप समझ लेना। मेरा नाम है राम कुमार रघुवंशी और मैं आपको बता देता हूँ कि आई एम टीचर ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ फिजिक्स दोनों पढ़ाता हूँ मैं, बट अभी इस वीडियो में आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ मैं। और हमारा चल रहा है क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अभी तक हमने इसके 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आपको वो लेक्चर देखना चाहिए। वैसे आपने देख लिए होंगे और नहीं देखे हैं तो पहले जाओ और वो लेक्चर देख कर आएँ। और अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर अभी तक कर लिए हैं और आज एक हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आपके क्लियर हैं, अभी तक हमने पढ़ा है वो सब कुछ आपको आता है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही आसान है। लेकिन आप बिना कुछ पढ़े ऐसे ही बस आके इस वाले डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो आप, तो फिर आपको समझ में आने में प्रॉब्लम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, कोई बताएगा मेरे को? चलिए, आप कैसे बताएंगे? लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है। चलिए कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, आपको आ रहा है तो मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और मुझे ऑफलाइन पढ़ाने की आदत है। बच्चे सामने बैठे होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्या समझ आ रहा है बच्चे आप बताइए, तो मैं आपसे बोलता चलूँगा और आप रिकॉर्डेड क्लास है लेकिन आप इसको लाइव क्लास का फील लो। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर आप साथ में देते चलें। ये ना समझें कि रिकॉर्डेड है तो चलो ठीक है, ऐसे ही कभी भी आ जाएंगे, बैठ लेंगे, पूछने वाला कौन है, सोते सोते पढ़ेंगे। भाई आराम से बैठो, नोटबुक साथ में रखो, पेन साथ में रखें और नोट्स बनाते चलो। जो भी पढ़ाऊंगा मैं उसके नोट्स आप साथ में बनाते चलें, क्योंकि बाद में आपको भूल जाना है और नोट्स आपके काम आएंगे रिवाइज करने के लिए। अब ये पूरा 1 घंटे का लेक्चर बार बार तो आप देखोगे नहीं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है साथ में समझते चलें, साथ में नोट करते चलें, वीडियो को पॉज करें, उसको नोट कर लें। ये काम आपका रेगुलर होना चाहिए। बार बार ये इंस्ट्रक्शंस आपको मैं नहीं देने वाला, कभी कभी बोलता हूँ, इस टाइप की बात है। बाकी मेरा फोकस पढ़ाने पे रहता है, वही मैं बार बार करता हूँ। ये गाइड करना, किस तरीके से आपको काम करना है। बड़ी क्लास के बच्चे हो, 12th क्लास में आ गए आप लोग, तो बार बार आपको इंस्ट्रक्शन थोड़ी देता रहूँगा मैं कि आप नोटबुक लेके बैठिए, पेन उठाइए, नोट्स बनाइए। वो आपको बना लेना है, ठीक है, बनाते चलें। तो साथ में नोट्स बनाते चलो, बाद में आपकी हेल्प रहेगी उससे। जब भी आपको रिवाइज करना होगा तो पूरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा और आप डायरेक्ट नोट्स को एक बार देखेंगे और आपको सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। नोट्स नहीं बनाओगे तो अभी सबको समझ में आ जाएगा, वो बाद में आप भूल जाओगे और रिवाइज करने के लिए फिर से वीडियो आप नहीं देखोगे, मुझे पता है। क्योंकि एक ही वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, इट इज़ टू डिफिकल्ट टास्क। पहली बार देखना आसान है लेकिन एक ही वीडियो को बार बार देखना सबसे मुश्किल काम होता है। चलिए ठीक है, तो ये सब बातें बंद करते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। रात को 10 बजे हैं, अभी ये लेक्चर शूट हो रहा है अपना। ओके, सुबह तक आपको मिल जाएगा या हो सकता है अभी मिल जाए। चले, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल होता क्या है, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज।
सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। समझा देंगे, टेंशन मत लो क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलके बना होता है? इसमें टू इक्वल चार्ज होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं, यानी कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मान लो ये 1 कूलोम का है, दूसरा वाला भी 1 कूलोम का होगा। अगर ये 5 कूलोम का है, दूसरा वाला भी 5 कूलोम का होगा। तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यानी कि इक्वल चार्ज होंगे, लेकिन साइन अपोजिट होगा। यानी कि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा, तो वन पॉजिटिव अनदर नेगेटिव, इसी को बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दो चार्जेस के बीच का, वो स्मॉल गैप रहेगा दोनों के बीच में। तो जैसे मान लीजिए कि चार्ज हमने कितना मान लिया, क्यू चार्ज है। मैं यहाँ पे 2 चार्ज ले रहा हूँ, एक मैंने मान लिया माइनस क्यू चार्ज, दूसरा मैंने मान लिया है प्लस क्यू चार्ज। तो मेरे पास देखो 2 चार्ज हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और ये दोनों चार्जेस के बीच का जो गैप है उसको मैंने आर मान लिया, यानी कि सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर। तो हमारे पास 2 चार्ज हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, यानी कि इक्वल चार्ज है लेकिन साइन अपोजिट है, एक माइनस एक प्लस, इक्वल अपोजिट चार्ज और सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस। डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, आर मान लिया है। ओके, ये जो आर डिस्टेंस है, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसका हमें एक मिड पॉइंट लेना है, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस का हमें क्या लेना है, मिड पॉइंट लेना है। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। इसको मैं ओ से डिनोट कर रहा हूं, ये डाइपोल का हो जाएगा सेंटर, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो डाइपोल की डेफिनेशन हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो चार्ज कौन सा मान लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, एंड डिस्टेंस को हमने आर मान लिया है, और लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस उसका हमने क्या फाइंड कर लिया, मिड पॉइंट फाइंड किया, और मिड पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, सेंटर ऑफ द डाइपोल। ओके, ये तो हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके बाद हम एक बात करेंगे डाइपोल मूवमेंट की, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसका एक डाइपोल मूवमेंट होता है। आगे आप पढ़ने वाले हैं एक मैग्नेटिक डाइपोल, तो कोई अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल का भी क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है। बट अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम समझते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, ये इसको पूरा लिखता हूं मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी so that it has magnitude as well as direction। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिख देता हूं मैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन क्या लेंगे अपन, उसको समझते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट इसको डिनोट करते हैं पी से, तो इट इज डिनोटेड बाय पी वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालेंगे, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, यानी कि दोनों चार्ज इक्वल है तो कोई सा भी चार्ज आप ले सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूं चार्ज के मैग्नीट्यूड की, मुझे साइन से मतलब नहीं है। चार्ज मान लो ये 2 कूलोम का चार्ज है तो -2 कूलोम प्लस 2 कूलोम, तो मेरे को सिर्फ 2 कूलोम का चार्ज लेना है, और मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ द डाइपोल से। अब लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या होता है, अच्छा एक काम करते हैं, ये जो आर माना था ना इसको मैं 2L मान लेता हूं, बॉक्स में आपको 2L मिलेगा। लेंथ ऑफ द डाइपोल इसको हमने क्या मान लिया, 2L।
यहाँ पे Q हो जाएगा यहाँ पे चार्ज, या बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और ये जो 2L है इसको मैं बोल देता हूं लेंथ ऑफ डाइपोल, और इसमें जो O है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम क्या लिखेंगे, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। कोई सा भी एक चार्ज लें और उसको मल्टीप्लाई करें किससे, लेंथ ऑफ डाइपोल से। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इट इज डिनोटेड बाय पी वेक्टर, इसको हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। और जो मैग्नीट्यूड होगा डाइपोल मूवमेंट का, इसे हम क्या लिखेंगे, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई सा भी चार्ज आप लें उसको मल्टीप्लाई करें लेंथ ऑफ द डाइपोल यानी कि किससे, 2L से। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज यानी कि Q और मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द डाइपोल, कितना लेंथ है, 2L। तो चार्ज को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ ऑफ द डाइपोल से, तो आपको डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो डाइपोल मूवमेंट का हमने फाइंड कर लिया मैग्नीट्यूड, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन क्या होगी इस डाइपोल मूवमेंट की। तो देखिए डायरेक्शन क्या होता है कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो एक्ट करता है अलोंग द एक्सेस ऑफ द डाइपोल, डाइपोल की एक्सेस यानी कि लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, एक्सेस के अलोंग होगा, और इसकी डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो इट्स डायरेक्शन की हम बात कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर यानी कि डाइपोल मूवमेंट, तो कहां से होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेना है। डाइपोल को बताया, डाइपोल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। फिर हमने ये समझा कि इसमें Q हमने मान लिया मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, O को मान लिया सेंटर ऑफ द डाइपोल, और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा यानी कि 2L माना मैंने, जिसको मैंने नाम दिया है लेंथ ऑफ द डाइपोल। और O क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट होने का मतलब है कि ये डिस्टेंस L हो जाएगा 2L का हाफ। भाई पूरा डिस्टेंस 2L है, उसका हाफ कितना होगा, L, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, L, यानी कि टोटल जो लेंथ हमने उसको 2L मान लिया था उसका हाफ करेंगे आप, क्योंकि O मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ द डाइपोल, तो ये L और ये भी L। फिर मैंने डाइपोल मूवमेंट को समझाया, डाइपोल मूवमेंट क्या है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए ठीक है, तो आपके दिमाग में बात आ गई कि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इट इज डिनोटेड बाय द पी वेक्टर, और हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो डाइपोल मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लिखते हैं पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जो कि इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, यानी कि जो भी चार्ज आपने लिया था उसको मल्टीप्लाई करें लेंथ ऑफ द डाइपोल यानी कि 2L से, तो Q इंटू 2L। मैं इसको जनरली ऐसे लिखता हूं, मैग्नीट्यूड है तो मैं इसमें वेक्टर का साइन नहीं लगाऊंगा, सिंपल P लिखता हूं, और P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं। डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, डायरेक्शन क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये होता है डाइपोल मूवमेंट। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एरो बना देते हैं माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, और ये होता है आपका पी वेक्टर यानी कि डाइपोल मूवमेंट वेक्टर।
तो यहां तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ लिया है, डाइपोल मोमेंट को भी समझ लिया। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, इसको मैं कर देता हूं रफ। तो देखिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास ये है, ये इसका माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये आप समझते हैं क्या होता है बताइए, सेंटर ऑफ द डाइपोल। ओके, और लेंथ को मैं क्या मानता हूं, 2L। लेंथ ऑफ द डाइपोल यानी कि 2L। इतना आपको क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आपका क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे निकालें। तो एक बात याद रखें, ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज को आप ज्वाइन करेंगे, जो लाइन आपको मिलेगी इसको बोलते हैं एक्सिस। तो ये क्या होता है, एक्सेस होता है। इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं। तो इस एक्सिस पर कहीं भी मैंने एक पॉइंट लिया है, ये डाइपोल है, इस डाइपोल की एक्सिस पर हमने एक पॉइंट लिया। अब वो पॉइंट आप इस साइड भी ले सकते हैं, इस साइड भी ले सकते हैं, किसी भी साइड ले। तो मैंने डाइपोल की एक्सिस पर एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है पी पॉइंट। अब ये पी पॉइंट डाइपोल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, तो उस डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया कि ये जो पॉइंट आपने लिया था वो डाइपोल के सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, एक्स पॉइंट पर है। दो बातें क्लियर है कि जो पॉइंट है वो एक्सेस पर रखा हुआ है, और वो पॉइंट एक्सेस पर जो पॉइंट था वो डाइपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पी पर डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। कुछ याद आ रहा है, पहले पढ़ा चुका हूं, नया कुछ नहीं है इसमें। आप याद करें, एक टॉपिक पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। यहां पे मैंने आपसे बोला था कई सारे चार्ज हो सकते हैं, Q1, Q2, Q2, Q3, Q4, नंबर ऑफ चार्ज आपको मिलेंगे। उन सभी चार्जेस की वजह से आपको पता करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कुछ नया थोड़ी है, चलिए करके देख लेते हैं। नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसका वेक्टर सम कर दोगे तो आपको मिल जाएगी इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आसान टॉपिक है। तो यहां पे हेडिंग लगा देते हैं, ये जो हम केस पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, डाइपोल। और कहां पे निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। इस एक्सियल पोजीशन को एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। ये टॉपिक है। देखो, इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, मैंने टॉपिक लिख दिया, क्वेश्चंस जो भी बनेंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन राइट कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो वो क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। कोई भी वीडियो आपको देखना है, कौन सा टॉपिक इस वीडियो के अंदर है, तो वो आप पहले ही जाके देख लो डिस्क्रिप्शन में कि मैंने इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए थे, वो आपको मिल जाएंगे। अगर वो टॉपिक आपको पढ़ना हो तो वीडियो देखें, अदरवाइज दूसरी वीडियो में देखें। चले, तो मुझे यहां पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सिस्टम ऑफ चार्ज वाला कंसेप्ट याद रखें, मुझे माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहां पे फाइंड करना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और प्लस क्यू की वजह से कितना आएगा, और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल कर हम क्या करेंगे, उनका वेक्टर सम कर देंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। चलो, बहुत आसान बात है। मुझे ये बताइए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है माइनस क्यू की वजह से, तो ये माइनस क्यू चार्ज और इस पॉइंट में कितना डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस आपको पता है? तो पहले आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं। आपको पता है ये 2L है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, L, और ये भी हाफ हो जाएगा यानी कि L। ओके,
अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यानी माइनस क्यू और पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या होगी। तो यहां तक तो x है, इस x में आपको l प्लस कर लेना है, तो ये पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा x प्लस एल। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस एल। चाहो तो मैं लिख देता हूं कि x प्लस एल डिस्टेंस होगा माइनस क्यू का पॉइंट पी से। चलिए आपका काम हो गया, मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया कि इस पॉइंट का, इस चार्ज का और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, x प्लस एल। ओके, अब प्लस क्यू चार्ज का इस पॉइंट पी से कितना डिस्टेंस है। तो देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, x। अगर इस x में से आप ये l को हटा दें, यानी कि l को माइनस कर दें, तो ये डिस्टेंस बचेगी। तो ये जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का, इस चार्ज का इस पॉइंट के बीच में, तो ये x में से आपको कितना हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा l। तो x माइनस एल हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। क्लियर। तो माइनस क्यू का पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, x प्लस एल, और प्लस क्यू का कितना डिस्टेंस है, x माइनस एल। मेरे को ये बताइए कि दोनों में डिस्टेंस कम कौन सा है, ये वाला। अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। भाई फॉर्मूला पता है ना, कि मान लो क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये सब पहले हो चुका है। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस कम होगी तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, और चूंकि ये पॉइंट चार्ज आपका दूर है तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो कम आएगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ओके, इस वाले चार्ज को मान लो फर्स्ट चार्ज, इस वाले को मान लेते हैं अपन सेकंड चार्ज। तो मैं निकालने जा रहा हूं सेकंड चार्ज की वजह से। अब ये सेकंड चार्ज देखिए कैसा है, पॉजिटिव है। ये पुरानी बात है, याद करो, पिछले वीडियो में सब कुछ पढ़ा दिया है मैंने, नया टॉपिक कुछ नहीं है ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ के आओ। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्लस क्यू की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस तरफ जाएगा, इस चार्ज से दूर, यानी कि इस डायरेक्शन में। और इस चार्ज को मैंने सेकंड चार्ज बोल दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल देता हूं मैं E2 वेक्टर। सेकंड चार्ज की वजह से, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको क्या मान लिया, E2 वेक्टर, और वो किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब फर्स्ट वाले चार्ज की बात करते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसा होगा, टूवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैसा होता है, टुवर्ड दी नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस तरफ। लेकिन फर्स्ट चार्ज की वजह से है तो इसको मैं लिखूंगा यहां पे E1 वेक्टर। क्या लिखा, E1 वेक्टर। अब E1 और E2 वेक्टर आपको मिल जाएंगे। मैं यहां पे बात करता हूं E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है कि पॉइंट चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये चार्ज Q है लेकिन डिस्टेंस कितना है, x माइनस एल, तो मैं इसको लिखूंगा K, चार्ज रखेंगे Q, और डिस्टेंस R की जगह पे हमें कितना रखना है, x माइनस एल। तो x माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि के क्यू बाई एक्स माइनस एल का स्क्वायर। ये आ जाएगी आपकी E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमें उसका फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, यानी कि E1 वेक्टर। E1 वेक्टर कैसे निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। आपका चार्ज तो पॉइंट चार्ज है और इस बार डिस्टेंस कितना होगा, माइनस क्यू चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस, यानी कि x प्लस एल। फॉर्मूला वही लगाओ, K और चार्ज, चार्ज फिर से कितना है, Q। देखो साइन से मतलब नहीं है, साइन तो डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन मैंने पहले ले लिया, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। मैं बस फाइंड कर रहा हूं मैग्नीट्यूड E1 वेक्टर का। तो के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस बार डिस्टेंस कितना है, x प्लस एल, तो ये हो जाएगा x प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ आया। ओके, E2 वेक्टर E1 वेक्टर आ गया। मेरे को ये बताइए इसमें से बड़ा कौन है,
भाई जिसका डिस्टेंस कम होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगी, यानी कि सेकंड वाले की वजह से, क्योंकि ये चार्ज पास में है, तो E2 वेक्टर इसमें ग्रेटर होगा। E2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर होगा किससे? E1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि ये वाला चार्ज क्लोज है उस पॉइंट के, ये दूर है तो कम बना पाएगा। अब हमें फाइंड कर लेना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और मुझे सिर्फ फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन तो हम बता देंगे। अब ये दोनों वेक्टर का हमें निकालना है यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर, E2 वेक्टर का, E1 वेक्टर का। तो आपको वेक्टर अच्छे से आना चाहिए। आपको बता देता हूं ये दो वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट वेक्टर हैं, क्योंकि एक इस तरफ है दूसरा इस तरफ है, और अपोजिट वेक्टर में आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े वेक्टर में से छोटा वाला वेक्टर माइनस कर लेते हैं। तो बड़ा वेक्टर मतलब E2 वेक्टर, तो E2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड में से आपको माइनस करना पड़ेगा E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों वेक्टर अपोजिट हैं। अगर ये वेक्टर होते सेम डायरेक्शन में, कि मान लो E2 इधर है और E1 भी इधर है, तो हम ऐड कर लेते हैं। अगर टू वेक्टर सेम डायरेक्शंस में हैं और आपको फाइंड करना है उनका रिजल्टेंट, तो आपको ऐड कर देना है। लेकिन वेक्टर अपोजिट हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन। और कौन सा वाला, तो बड़े वाले में छोटा वाला माइनस कर लेते हैं। डायरेक्शन कौन सी आती है, जो बड़े वाले की डायरेक्शन है। अब इसमें E2 किस तरफ था, E2 बड़ा वाला है, और ये किस तरफ है, इस डायरेक्शन में, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किस तरफ आएगा, इसी की तरफ आएगा। जो ग्रेटर वेक्टर होता है उसी की डायरेक्शन में मिलता है रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहां पे रख दो E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो E2 हमारे पास देखिए कितना था, ये था k क्यूब बाई एक्स माइनस एल का स्क्वायर, और ये कितना है, तो k क्यूब बाई एक्स प्लस एल का स्क्वायर। अब तो बस देखो मैथ बचा है, फिजिक्स खत्म हो गई, मैथ का कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लो। तो k क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं, फिजिक्स यहीं तक थी। k क्यूब दोनों से कॉमन आ गया, तो यानी जो नंबर कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड भी करना पड़ता है। तो k क्यूब कॉमन निकाला, k क्यूब से डिवाइड कर दो, तो k क्यूब से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा एक्स माइनस एल का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा आपका k क्यूब तो चला गया, डिवाइड करने पर 1 आया, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एल का स्क्वायर। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर देते हैं। तो k क्यूब तो देखो पहले ही बाहर हो गया, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ये क्या है, देखो x माइनस एल का स्क्वायर, और ये कितना है, x प्लस एल का स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा है, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग था तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर 1 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस एल का स्क्वायर, और इसका इधर वाले 1 से कर देंगे तो x माइनस एल का स्क्वायर, x माइनस एल का स्क्वायर। अब एक काम करो, यहां लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो k क्यूब बाहर चल रहा है, इसको चलने दें, अच्छा लग रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl। चलो माइनस लगाएं बीच में, यहां लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट में रखना, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है। बाहर अगर माइनस है तो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर ही रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस का 2xl, और डिवाइड में देखो क्या चल रहा है, ये दोनों इनटू में है और दोनों की पावर सेम है, तो इस पावर को हम बाहर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, और दोनों की जो पावर थी तो बड़ा ब्रैकेट लगा के बाहर पावर 2 कर दो। चलो इतना क्लियर है। अब कुछ नहीं है, देखो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, क्योंकि बाहर माइनस था, तो अंदर वाली जो साइन है वो सब चेंज होंगे। ये प्लस का एक्स स्क्वायर था माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये भी माइनस का हो जाएगा, वो जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही बोर्ड पर आ जाए, मुझे कुछ भी रफ करना ना पड़े। चलिए
तो यहां पर ये तो ऐसा ही रहेगा आपका एक्स स्क्वायर, मेरा एक्स और एन एक जैसे लगते हैं, मतलब एन तो है नहीं क्वेश्चन में, तो आप इसको एक्स समझना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl। चलो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का एक्स स्क्वायर था तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एल स्क्वायर था तो माइनस का एल स्क्वायर, और जो माइनस का 2xl था वो प्लस का 2xl बन जाएगा। और डिवाइड में देखो क्या है कि ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि x माइनस एल और x प्लस एल इन टू में है, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको चेक करते हैं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, नीचे वाला दिख रहा है, ओके। तो a माइनस बी ए प्लस बी लगाओ तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर जो स्क्वायर था वो तो रहेगा, बाहर वाला स्क्वायर को हम ऐसे ही रखते हैं। अब देखो प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस एल स्क्वायर से माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल, ये बचेगा 2xl प्लस 2xl यानी कि 4xl। तो ये हो जाएगा आपका k क्यूब इंटू 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि हम फाइंड कर रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो आपको पता है। ये आंसर तो आ गया लेकिन आंसर अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा सिंपल बनाओ, ऐसा फॉर्मूला बनाओ कि जो आपको याद रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो इसको अच्छे से कोशिश करते हैं सही तरीके से लिखा जाए। एक काम करो, ये जो 4 है 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ओके। तो ये हो जाएगा k तो ठीक है, q भी ठीक है, ये जो 4 था 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, और एक 2 अपन किसको देंगे, l को दे देंगे, तो ये बन जाएगा 2l। एक 2 जो बचा वो x के साथ में रहेगा यानी कि 2x, और अपॉन में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये q इंटू 2l कुछ जाना पहचाना लग रहा है, q इंटू 2l। आपको मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो q इंटू 2l मतलब डाइपोल मूवमेंट p, तो इसकी जगह डाइपोल मूवमेंट p लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा kp, और इंटू में क्या चल रहा है देखो 2x। ये 2 अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, यहाँ पे मैं इस 2 को सबसे आगे लिखना पसंद करूंगा, इस 2 को यहां लिखते हैं। तो ये बन जाएगा 2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कुछ कुछ ठीक लग रहा है, और भी सिंपल बना लेंगे हम इसको, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। एक जो मेन फॉर्मूला है वो आपको आ गया। अच्छा, मैंने डाइपोल क्या समझाया था, डाइपोल होता है, डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस आप ले रहे थे 2l, वो क्या होगा, स्मॉल होगा, और 2l स्मॉल है तो l भी तो स्मॉल होगा, ओके। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो l होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन जो आप पॉइंट ले रहे थे डाइपोल के सेंटर से यानी कि एक्स डिस्टेंस, वो काफी ज्यादा होती है। तो इसके कंपैरिजन में लेंथ ऑफ द डाइपोल के कंपेयर में ये जो पॉइंट आप लेंगे वो काफी दूर लेंगे, तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जो हमारा x होगा वो काफी बड़ा होगा, यानी मच ग्रेटर होगा, कौन सी वैल्यू से, l से। तो x इज मच ग्रेटर, मान लो 100 टाइम्स है, 200 टाइम्स है, तो काफी बड़ा हो गया ना, ओके, एज कंपेयर टू l। तो x इज मच ग्रेटर देन l, और अगर इतना ज्यादा है तो आप इस x स्क्वायर के कंपेयर में l स्क्वायर तो बहुत छोटा हो जाएगा। अरे भाई आपके पास 1000 रुपए हैं, 1 रुपये और डला हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास 1001 रुपए हैं, अरे सिंपल बोल दोगे 1000, क्योंकि 1 रुपया तो बहुत छोटा हो गया ना एज कंपेयर टू 1000। तो वही बात है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, तो आप एक काम करेंगे, इसमें से एल स्क्वायर को आप
इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो x इज मच ग्रेटर देन l, सो हम क्या करेंगे, l स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो बचेगा क्या, एल स्क्वायर को तो आपने 0 मान लिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो बचा एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर यानी होल पावर हो जाएगी, तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा ये, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो 2kpx अपॉन, यहां पर एल स्क्वायर तो हट गया, तो एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4। अब एक एक्स से आप काट दोगे तो एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला वो हो गया 2kp, एक्स से काटोगे तो नीचे कितना बचेगा, एक्स क्यूब, पावर 4 था, एक कम हो गया, तो ये मिल जाएगा आपको मैग्नीट्यूड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बड़ा दिख रहा है आपको, काफी सिंपल है। फिजिक्स हमने यहीं खत्म कर दी थी, इसके बाद तो मैथ का कैलकुलेशन था, तो एक बार देखना आप इसको, और ये आपको मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp/x³। समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देख लेना आप इस वीडियो को, क्लियर हो जाएगा। 2kp/x³। डायरेक्शन की बात और कर लेते हैं कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है। जिसने वेक्टर पढ़ा उसको पता है कि ये दो वेक्टर अपोजिट वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, बड़े वेक्टर में से छोटा वाला वेक्टर माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि नेट वेक्टर। और डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन होती है बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में। अब इसमें E2 ग्रेटर है तो डायरेक्शन किस तरफ होगा, E2 की डायरेक्शन में होगा। ओके, तो E2 की डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमें मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि E2 वेक्टर इस तरफ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगा। क्या कोई और वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, बिल्कुल है। देखो आप बताइए, आप बताएं मेरे को, इस डायरेक्शन में कोई और वेक्टर है, याद करो डाइपोल मोमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ कौन सा डाइपोल मोमेंट होता है, कौन सा वेक्टर होता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, यानी कि पी वेक्टर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो एक्सियल पोजीशन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं वो किसकी डायरेक्शन में आता है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आता है। कहानी समझ आई। एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करते हैं वो किसकी डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर एंड पी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इक्वल्स टू 2kp वेक्टर अपॉन x³। देखो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिखा मैंने वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि मेरे पास दो वेक्टर हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इधर डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो मैंने इसलिए इस तरीके से इसको लिख दिया। अगर ये अपोजिट होते तो मैं माइनस का साइन लगा देता। तो माइनस ये बताता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं। अभी तो सेम है तो मैंने प्लस साइन के साथ लिखा है, साइन कुछ नहीं लगाऊंगा मतलब प्लस का साइन है। लेकिन अगर ऐसा होता कि डाइपोल मोमेंट इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो यह माइनस लगा के लिखता मैं, और मैंने मोड का साइन हटा दिया इसमें से, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 2kp वेक्टर अपॉन x³। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करें आप। एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो 2kp/x³ होता है, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, तो इन दी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। चलिए ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसके आगे हम एक टॉपिक समझेंगे, ये तो इसकी एक्सियल पोजीशन पर आपने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम फाइंड करने वाले हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कहां पर, इक्वेटोरियल। ये क्या होता है, जैसे ये -q + q चार्ज को आपने ज्वाइन किया तो आप इसका ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका कहां से पास होगा, O से, क्योंकि O तो मिड पॉइंट है।
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास होता है? ओ से। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आपका जो पॉइंट है वो कहीं भी हो सकता है इस इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और आपको बताना है कि डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर कोई भी पॉइंट आपने लिया है तो यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो जैसे आपने एक्सियल पोजीशन पे कैलकुलेट किया उसी टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। चलो समझते हैं, इसको रफ करता हूं मैं इसे। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो देखिए अगला टॉपिक है अपना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल कहां पे निकालेंगे? ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो बड़ा आसान सा टॉपिक है। देखो फिर से हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल -q एंड +q। आपने एक्सियल पोजीशन को समझा, अब बात करते हैं इक्वेटोरियल की। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है? जैसे आपके पास -q +q चार्ज हैं, दोनों को आप ज्वाइन करेंगे, लाइन सेगमेंट मिल जाएगा एक। उस लाइन सेगमेंट का आपको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं इस लाइन सेगमेंट का ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा लग रहा है क्या? ये काम चल जाएगा? नहीं, अच्छा नहीं लगा आपको? चलो फिर से ट्राई करता हूं, नहीं होगा तो फिर आप कर लेना। ये ठीक है पहले से। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो ये जो लाइन है ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और इसी को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट आप लें और आपको बताना है कि उस पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ओके, चलो समझते हैं। तो मैंने इस एक्सिस पर एक पॉइंट लिया, एनी पॉइंट P। एनी पॉइंट P हमने यहां पे लिया, बताना है कि डाइपोल की वजह से यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये जो पॉइंट है उसको O मान लिया। O क्या है? सेंटर ऑफ द डाइपोल है। ओके, लेंथ ऑफ द डाइपोल को हम कितना मानते हैं? 2L। लेंथ ऑफ द डाइपोल को क्या मानते हैं बच्चों? 2L। तो इस 2L का हाफ यानी कि इस तरफ कितना आता है? L। ये सब आपको पहले से ही पता है तो आंसर आप दे देंगे। और ये भी कितना होता है? L। ओके, लेंथ ऑफ द डाइपोल 2L, उसका हाफ किया तो L, यहां पर भी L। ओके, अब ये क्या है? परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन जिस पर हमने कोई पॉइंट लिया है, और ये पॉइंट सेंटर ऑफ द डाइपोल से x डिस्टेंस पर है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि जो पॉइंट आप लेने वाले हैं वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट नीचे भी हो सकता है, और नीचे हो सकता है, और ऊपर हो सकता है, लेकिन आपको क्लियर कर देंगे कि आपका जो पॉइंट है इक्वेटोरियल पोजीशन पर वो सेंटर ऑफ द डाइपोल से कितना डिस्टेंस पर है। तो उस डिस्टेंस को x मान लिया, तो ये जो पॉइंट है वो x डिस्टेंस पर है। ओके, तो बताना है इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ओके, तो आप याद करो वही अपना पुराना वाला केस। कौन सा वाला? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ये वही तो केस है। इस पॉइंट P पर -q और +q की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तो फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, तो आपका पहला काम ये है कि -q की वजह से निकालना है पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे अपन। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, इसको इससे ज्वाइन किया, -q चार्ज को पॉइंट P से, और जो +q चार्ज है उसको भी हम पॉइंट P से ज्वाइन कर देंगे। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और अभी इस डिस्टेंस को मैंने r मान लिया। अब देखो ये जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। तो इस पर कोई सा भी पॉइंट आप लेंगे तो वो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अगर ये डिस्टेंस मैं r मानता हूं तो ये वाला डिस्टेंस भी r हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे।
तो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस आपको बराबर मिलने वाली है। चलिए ठीक है, इसको हम क्या मानते थे, फर्स्ट पॉइंट, और इसको हम क्या मानते थे, सेकंड पॉइंट। फिर से मैंने पॉइंट 1 पॉइंट 2 नाम दे दिया है। ओके, अब मुझे ये बताइए कि माइनस चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, आप सब पढ़े लिखे हैं मुझे पता है, माइनस चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। दो ऑप्शन है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज या अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। तो बच्चा बच्चा जानता है कौन सी डायरेक्शन होती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहां पर वो किस तरफ आएगा, माइनस चार्ज की तरफ। और ये फर्स्ट वाला चार्ज मैंने नाम दिया है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या मान लूंगा, मैं E1 वेक्टर मान लूंगा। फर्स्ट चार्ज की वजह से E1 वेक्टर किस तरफ आएगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ओके, अब हम समझते हैं कि जो सेकंड वाला चार्ज है ये तो पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस तरफ आएगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से दूर। तो किस तरफ, इस तरफ। तो ये डायरेक्शन आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इसको बताओ क्या नाम दे दूं फिर मैं, E2 वेक्टर मान लिया। तो E1 वेक्टर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज और E2 वेक्टर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब एक काम करना, ये जो पॉइंट P है, चलो इसकी बात भी हम बाद में करेंगे। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर, दोनों का हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड। तो E1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा। तो E1 वेक्टर यानी कि फर्स्ट चार्ज की वजह से P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यानी कि फर्स्ट चार्ज कौन सा है, Q चार्ज, और Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बोलो बच्चों। तो KQ/R², यही होता है, गलत तो नहीं लिखा, KQ/R²। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड चार्ज की वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यानी कि E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब जो सेकंड चार्ज है वो चार्ज तो Q है और डिस्टेंस फिर से R है, यानी चार्ज भी सेम और डिस्टेंस भी सेम। तो फिर से कितना होगा, KQ/R², यही बनेगा। ओके, KQ/R² आपको मिल जाएगी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दोनों सेम है, KQ/R² दोनों का सेम आ रहा है। तो E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा। और अगर सेम है तो इसको मैं E लिख सकता हूं, बताइए। दोनों का सेम था, मैंने E मान लिया, क्या दिक्कत है, इसको E मान लिया। और E की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो KQ/R², दोनों का सेम था KQ/R², उसको हमने E मान लिया। यानी कि जो E1 वेक्टर था यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, E वेक्टर लिख सकते हैं, वो तो मैग्नीट्यूड सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ये E1 और ये E2। चलो अब हम फाइंड करते हैं इनके कंपोनेंट, वो बाद में कर लेंगे, E1 को E वगैरह। चलो अब इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो लाइन पॉइंट P से पास होगी और एक्सिस ऑफ द डाइपोल के पैरेलल होगा। यहां तक की कहानी तो समझ में आ गई होगी आपको। अब थोड़ा सा अलग है ये, माइनस चार्ज की वजह से E1 वेक्टर, प्लस की वजह से E2 वेक्टर, E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, E2 का मैग्नीट्यूड, वो दोनों का सेम था, उसको मैंने E मान लिया। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब इसके आगे कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट निकाल लेंगे, काम आसान हो जाएगा, खत्म, बस एक स्टेप और है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, आपको पता है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दोनों साइड इक्वल है। और आपको पता है टू साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये और ये टू साइड्स इक्वल हैं और यहां पर एंगल अगर थीटा है, तो बच्चे यहां पर भी एंगल कितना होगा, ये भी तो थीटा होगा। तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। ओके, मेरे को ये बताना कि जो लाइन आपने ड्रॉ की थी वो किसके पैरेलल थी, एक्सिस ऑफ द डाइपोल के पैरेलल थी। ये क्लास 6 वाली बात करने जा रहा हूं मैं आपसे, तो आपको आना चाहिए, 12th में आ गए आप लोग। तो ये क्या है, लाइन
इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे? यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ बच्चों क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ओके, जल्दी तो नहीं हो रहा, आराम से पढ़ा रहा हूं। ओके, अब मेरे को ये बताइए कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा? क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? होगा। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन से एंगल हैं ये हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। चलो ठीक है, हमने इसको मान लिया। अब मैं ये करने जा रहा हूं कि जो इवन वेक्टर है मैं इसका कंपोनेंट निकालूंगा किस तरफ? एंगल वाली साइड। और आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का एंगल वाली साइड जो कंपोनेंट होता है वो कॉस में आता है और उसके परपेंडिकुलर में जो होता है वो साइन में आता है। तो इवन वेक्टर का ये जो कंपोनेंट आएगा ये क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका E1 कॉस और एंगल कितना है? थीटा। ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर में यानी कि ये वाला इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा? तो वो हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, डायग्राम को छोटा बना दिया मैंने, E1 साइन थीटा। तो E1 वेक्टर का एक कंपोनेंट E1 cos थीटा इस तरफ आ जाएगा और E1 साइन थीटा यहां आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर में। ऐसे ही देखो E2 वेक्टर है, यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, तो E2 का जिधर एंगल थीटा है उस तरफ का कंपोनेंट क्या होगा? E2 cos थीटा। तो मैं यहां पे एक और एरो लगा देता हूं और ये हो जाएगा आपका E2 cos थीटा, इस E2 का एंगल वाला कंपोनेंट। और इस कंपोनेंट के जो परपेंडिकुलर में आएगा यानी कि ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा? E2 साइन थीटा। कुछ बात समझ में आई? ओके, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा इस तरफ आ जाएंगे, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा अपोजिट हो जाएंगे। और आपको मैंने बोला था कि यहां पर E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, जिसको अपन E लिख सकते हैं। और अगर ऐसा है तो मैं E1 की जगह पे E cos थीटा लिख सकता हूं, यहां पर भी मैं E cos थीटा लिख सकता हूं, यहां पर E साइन थीटा लिख सकता हूं और इसको मैं E साइन थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? सेम है। तो E1 E2 की जगह E लिख सकते हैं। तो E साइन थीटा, E साइन थीटा, E cos थीटा, E cos थीटा। चलो क्लियर है क्या? ओके। E साइन थीटा इस तरफ है, E साइन थीटा उस तरफ है, यानी कि दोनों वेक्टर कैसे हैं? इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं। और इक्वल अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनका हमें कुछ नहीं करना है। अच्छा, E cos थीटा, E cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है और आपको पता है कि सेम डायरेक्शंस के टू वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर लेंगे। तो सेम डायरेक्शंस के वेक्टर का फाइंड करना है रिजल्टेंट, तो क्या करना है? उनको ऐड कर लेना है। तो मुझे फाइंड करना था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इसको आप सिंपल E लिख सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कैसे निकालेंगे? दोनों वेक्टर का सम कर देंगे। तो E cos थीटा ये वाला मैग्नीट्यूड प्लस E cos थीटा, और E cos थीटा प्लस E cos थीटा कितना हो जाएगा? 2E cos थीटा। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप फाइंड कर रहे हैं वो कितना होगा? E cos थीटा प्लस E cos थीटा मतलब 2E cos थीटा। और ये कहां पे निकाल रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। E cos थीटा प्लस E cos थीटा सिंपल याद रखो, पहले वेक्टर अपोजिट थे तो सबट्रैक्ट करके निकाला था, इस बार दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शंस में हैं तो ऐड करके फाइंड करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम डायरेक्शंस के वेक्टर थे, ऐड करके हम मिल जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, E का मतलब क्या है? तो E का मतलब होता है k क्यूब बाई आर स्क्वायर, यहां पे रखेंगे हम k क्यूब बाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये cos थीटा की वैल्यू है क्या आपके पास? बताइए।
क्लास 10th पास करके आए आप, सभी ने पढ़ी है क्लास 10th, और क्लास 10th में आपने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री। तो कॉस थीटा चाहिए अपन को। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोई सा भी ट्रायंगल देखो, चलो इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, राइट ट्रायंगल दिख रहा है, इस राइट ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसके पास वाला बेस होता है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहां पर एंगल के पास वाला बेस, तो बेस कितना है देखो, ये साइड कितनी है, एल के इक्वल है, तो यहां पे एल लिख सकता हूं बेस, और जो हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने वो तो आर माना है मैंने, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, आर लिख सकता हूं। तो ये बन जाएगा, और इसको मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में कि जो कॉस थीटा है वो कितना है, एल वाई आर के इक्वल है। तो मैंने कॉस थीटा की जगह लिख दिया एल वाई आर। इसको अच्छी तरीके से लिखते हैं, तो एक काम करो, यहाँ पे के को अलग कर लेते हैं और क्यू को अलग करता हूं और 2l को साथ में रखता हूं, तो ये बन जाएगा q इंटू 2l, और आर स्क्वायर इंटू आर करोगे तो r की पावर 3 हो जाएगा। q इंटू 2l कुछ लग रहा है जाना पहचाना, बताएं q इंटू 2l क्या होता है? देखो q इंटू 2l जो है इसको लिखते हैं डाइपोल मोमेंट यानी कि p। हालांकि डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर नहीं लगाऊंगा मैं, सिंपल p लिख दिया, तो ये हो जाएगा आपका kp और अपॉन में r क्यूब, kp बाई आर क्यूब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा नहीं लग रहा ना? एक काम करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको आर नहीं दिया, आर तो आपने अपनी तरफ से मान लिया था, तो आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आर कहां से निकालें, पाइथागोरस। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, इस ट्रायंगल में ये एक्स है, ये एल है और ये आर है। तो आपको पता है, चलो कहां पे करें, यहां कर दूं, चलो। तो आपको पता है कि देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, आर की वैल्यू। तो ये हाइपोटेनियस आर है, तो आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इस एक्स का स्क्वायर प्लस ये कितना है एल, एल का स्क्वायर। तो पाइथागोरस से ये लिख सकता हूं मैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को उधर भेज दें तो रूट बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट बन जाएगा, और रूट का मतलब शायद पावर 1/2 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 ये आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो आर की जगह पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो गया आपका के पी अपॉन, और आर को बताएं क्या लिखें आप, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी पावर बताइए क्या करेंगे, 1/2। ये तो आर की वैल्यू है, लेकिन आर की पावर 3 भी तो है, तो इस आर की पावर को हम कितना करेंगे, 3। आप सभी को पता होगा क्लास 6 में आपने पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर, तो ये होल पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो आपको मिल जाएगा यहां पर के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर। अच्छा 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 आ जाएगा, तो ये मिलेगी आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका क्या निकला, ये मैग्नीट्यूड आया है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो के पी बाई दिस। अच्छा नहीं लग रहा ना? मेरे को भी नहीं लग रहा। थोड़ा सिंपल बनाते हैं, वही पुरानी वाली बात। आपको पता है कि यहाँ पे x और l है, तो x जो है मच ग्रेटर होता है, x इज मच ग्रेटर देन l, x बहुत बड़ा है l से, तो l स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो l स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो l स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो l स्क्वायर तो हट जाएगा, क्या बचेगा, x स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा आपका के पी अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो एक्स स्क्वायर है और उसकी पावर 3/2, तो पावर के ऊपर पावर आ रही है, चलो पूरा करके दिखाता हूं मैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे, पावर होल पावर मल्टीप्लाई होती है, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 में, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 3 बचेगा, बस हो गया काम।
तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना हो जाएगा बताइए, के पी बाई एक्स क्यूब के इक्वल, क्योंकि 2 से ये वाला 2 तो कट गया। तो ये मिल गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। देख लें, समझ लें, डायरेक्शन की बात और कर लेते हैं। आपको पता है दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे आप, ये जो E1 वेक्टर का कंपोनेंट आपने इधर निकाला था, दूसरा इस साइड आया था, दोनों को आपने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो रिजल्टेंट भी किस तरफ आएगा, इसी तरफ आएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस डायरेक्शन में आएगा। कौन सी वाली? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जबकि डायपोल मूवमेंट किस तरफ है, माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो इस बार देखो हो क्या रहा है कि ये पी वेक्टर और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों अपोजिट हैं। पिछली बार सेम थे, डायपोल मूवमेंट भी इसी तरफ था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ थी, लेकिन इस बार क्या है, दोनों अपोजिट हैं। अपोजिट हैं तो आप ऐसे लिखिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू, अपोजिट में क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायपोल मूवमेंट वेक्टर अपोजिट है तो माइनस लगा दें, तो माइनस के पी वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब। तो ये मिल जाएगी आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। अच्छा, इसका जो मैग्नीट्यूड है के पी बाई एक्स क्यूब आया इक्वेटोरियल पर, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और एक्सियल पे कितना आया था, 2 के पी बाई एक्स क्यूब आया था, यानी कि एक्सियल वाला इससे डबल होता है। तो ये याद रखना, यहां पे नोट डाल देता हूं मैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे थे एक्सिस पर, उसका मैग्नीट्यूड डबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इसके मैग्नीट्यूड का डबल होता है। इस बात को याद रखें। तो एक्सिस वाला इक्वेटोरियल वाले से डबल होता है, इनमें रिलेशन है ये, देख लो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्सिस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वेटोरियल पर, दोनों में क्या है, 2 टाइम्स होता है ये। डायरेक्शन आपको पता ही है, एक्सिस वाला इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट और इक्वेटोरियल वाला अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो ये टॉपिक एंड हुआ। इसमें एक टॉपिक और है, आज का वीडियो लेंथी होने वाला है, लेकिन मैं एक ही वीडियो में तीनों टॉपिक कवर करना चाहता हूं। पहला आपने देखा एक्सियल पोजीशन पर, दूसरा आपने देखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, अब थर्ड हम देखेंगे जनरल पॉइंट पर, मतलब कोई सा भी पॉइंट, कोई सी भी पोजीशन आपको दे सकते हैं। अब हो सकता है पॉइंट एक्सिस पे ना हो, इक्वेटोरियल पे भी ना हो, और आपको फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए, इसको मैं कर देता हूं रफ। तो अब देखिए न्यू टॉपिक समझते हैं। बात वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एट एनी पॉइंट r, थीटा। इसका मतलब समझाता हूं मैं, एक मिनट। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट r, थीटा। इसका मतलब क्या है, देखो, ये बहुत ही आसान है, छोटा सा टॉपिक है। देखो, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, सेंटर ऑफ द डाइपोल, लेंथ ऑफ द डाइपोल,
2L। तो इस बार हमें क्या करना है, कोई भी जनरल पॉइंट है, तो इस बार जो पॉइंट आपको दिया है, मान लो यहां पर कोई भी पॉइंट हमें दिया है एनी पॉइंट P, आपको ये बताएंगे कि जो आपका पॉइंट है वो एक्सिस से कितने एंगल पर है। तो एक्सिस पर देखो थीटा एंगल पे है, इस पॉइंट को O मान लें कि जो पॉइंट हमने लिया था वो एक्सिस से कितने एंगल पे लिया है, थीटा एंगल पे लिया है, और सेंटर ऑफ द डाइपोल से r डिस्टेंस पर है, इस डिस्टेंस को मैंने r मान लिया। ये आपको दिया हुआ है कि जो पॉइंट है वो r डिस्टेंस पर है और थीटा एंगल पे है। तो बताइए इस पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलिए आसान टॉपिक है, देखो समझते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। मेरे को ये बताओ डाइपोल मूवमेंट किस तरफ होता है, माइनस से प्लस, तो ये हो जाएगा आपका P वेक्टर यानी कि डाइपोल मूवमेंट वेक्टर। मैं इसके दो कंपोनेंट निकालने जा रहा हूं, बताओ निकाल दूं क्या? बिल्कुल। P वेक्टर का थीटा वाली साइड बताओ क्या होता है, ये R अच्छा नहीं लग रहा मेरे को यहां, मैं इसको यहां लिखता हूं, R समझ गए क्या है? ओके। इस डाइपोल मोमेंट P का थीटा वाली साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा बताइए, कॉस थीटा, ये हो जाएगा P कॉस थीटा। कितना हो जाएगा? P कॉस थीटा। और इस डाइपोल मोमेंट का P कॉस थीटा के परपेंडिकुलर में, यानी कि यहां पर ये जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा P साइन थीटा। ठीक है, तो P कॉस थीटा इस तरफ और P साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर में मतलब इस तरीके से। ये बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। P cos थीटा यानी डाइपोल मोमेंट P वेक्टर का एंगल वाला कंपोनेंट P cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर में P sin थीटा। अब मेरे को ये बताओ, आप इनको दो अलग अलग डाइपोल समझ लो। अब आप इन्हें क्या समझेंगे? अलग अलग डाइपोल। ये डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा और एक डाइपोल मोमेंट है हमारे पास P sin थीटा। अगर मैं P cos थीटा के लिए देखूं, डायपोल मोमेंट P cos थीटा के लिए देखूं, तो ये पॉइंट कहां पे आ रहा है? एक्सिस पर आ रहा है। मान लो ये कोई डायपोल है, इसको अलग डायपोल समझिए। ये कोई डायपोल है, ये इसका डायपोल मोमेंट है और ये पॉइंट कहां पर है? उसकी एक्सिस पर माना जाएगा। P sin थीटा भी एक डायपोल है, मान लो ये एक डायपोल है P sin थीटा, और इस P sin थीटा वाला जो डायपोल था और इसका डायपोल मोमेंट था P sin थीटा, इसके लिए पॉइंट कहां पर है? इक्वेटोरियल पर है। इसके लिए क्या है? इक्वेटोरियल पर है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहा हूं P cos थीटा डायपोल मोमेंट की वजह से एक्सिस पर कितना होगा, क्योंकि एक्सियल पोजीशन है। चलो तो अपन निकालते हैं। अच्छा, एक्सिस पर, इसकी एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो किसकी डायरेक्शन में होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में है। और मैंने इसको E1 वेक्टर मान लिया, मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि P cos थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट P पर, उसको हमने क्या मान लिया? E1 वेक्टर। वो चूंकि एक्सियल पोजीशन पर है इसलिए हमने इसको इस डायरेक्शन में लिया है। समझना। अब देखो P sin थीटा जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा P sin थीटा की वजह से। अब P sin थीटा के लिए पॉइंट कहां पर है? परपेंडिकुलर वाई सेक्टर पे। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है? डायपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। डायपोल मोमेंट इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस तरफ होगा, अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। याद करो पिछला केस, सेकंड वाला। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा और इसको मैंने मान लिया है E2 वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई? इसको मैं लिख देता हूं यहां पर कि E1 वेक्टर क्या है। तो E1 वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी पोजीशन पे? एक्सियल पोजीशन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन फॉर डाइपोल मोमेंट
कौन सा डायपोल मोमेंट है? P cos थीटा। P cos थीटा डायपोल मोमेंट के लिए एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा है? E1 वेक्टर है। और E2 वेक्टर क्या है? ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताओ बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे? ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ये जो E2 वेक्टर है वो P sin थीटा के लिए कहां पर है? इक्वेटोरियल पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन किसके लिए? फॉर डाइपोल मोमेंट। कौन सा वाला? P sin थीटा। तो P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल पे है। छोटा सा क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा। तो इस E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अरे भाई एक्सियल पोजीशन पे क्या फॉर्मूला आया था? 2kp/x3। तो लगा दो 2k, यहां रखना है p मतलब डायपोल मोमेंट, और E1 के लिए डायपोल मोमेंट p नहीं है, कितना है? P cos थीटा है। तो p ना रख के क्या रखोगे? P cos थीटा। ये बात याद रखना। फॉर्मूला वही है पुराना वाला, एक्स वाला, 2kp/x3। तो 2k और p ना रख के p cos थीटा रखो। 2kp/x3 मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है बताओ? डिस्टेंस तो r माना था। ये कितना डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पर है ना, तो r का क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब जो E2 है वो कहां पे है? इक्वेटोरियल पे। और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है? kp/x3। तो यहां रखेंगे अपन kp, p नहीं रखना। डायपोल मूवमेंट कितना है इसमें? P sin थीटा। तो P नहीं रखेंगे हम, P sin थीटा रखेंगे। तो 2kp बाई डिस्टेंस का क्यूब। अब इसके लिए भी कितना डिस्टेंस है? r डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्यूब। क्या इतना समझ में आ गया? E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का हमने फाइंड कर दिया मैग्नीट्यूड। आगे बढ़ जाएं। वैसे ही वीडियो बहुत लेंथी हो गया है। टाइम देखूं मैं इसका, कितनी बड़ी वीडियो बनाई मैंने, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 1 घंटे से ज्यादा निकल गई। तो kp sin थीटा अपॉन r क्यूब। अब मेरे को ये बताइए, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? क्या ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं? और परपेंडिकुलर वेक्टर्स में हमें फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैं अलग से नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। स्पेशल केस है, वेक्टर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना, या कभी टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ा दूंगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 90 वाले केस में क्या होता है? E1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस E2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, वेक्टर में इसको डीपी समझेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 90 एंगल अगर है तो स्क्वायर रूट ऑफ E1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस E2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड स्क्वायर। दोनों की वैल्यू रख दो, क्वेश्चन खत्म करें अपन, बहुत टाइम हो गया है। E1, चलो E1 का स्क्वायर करें क्या? डायरेक्ट कर दूं। 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, p का स्क्वायर p स्क्वायर, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में, अच्छा नहीं लगा मुझे, आपको भी नहीं लगा होगा, कितना गंदा लग रहा था। चलो 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब का स्क्वायर, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो E2 में क्या रखोगे? तो kp sin थीटा अपॉन r क्यूब का स्क्वायर। ये भी ठीक लग रहा है? ओके। मेरे को ये बताओ, स्क्वायर अंदर आएगा तो k पर स्क्वायर, p पे स्क्वायर, r क्यूब पे स्क्वायर होगा। यहां भी देखो, k का स्क्वायर, p का स्क्वायर, r क्यूब का स्क्वायर, दोनों में सेम आ रहा है। kp/r क्यूब इसमें भी है, kp/r क्यूब इसमें भी है। इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो kp/r क्यूब, लेकिन स्क्वायर भी तो आएगा, kp/r क्यूब का स्क्वायर, और यहाँ भी kp/r क्यूब का स्क्वायर। स्क्वायर के साथ कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा? फिर अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, cos का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, प्लस kp/r क्यूब का स्क्वायर तो चला गया कॉमन में, यहाँ क्या बचेगा? साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा।
क्लियर? अच्छा, ये जो स्क्वायर है ये रूट से बाहर निकालेंगे, स्क्वायर कट जाएगा, तो बताओ क्या बचेगा, के पी बाई आर क्यू, और रूट के अंदर क्या रहेगा फिर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको अच्छा लग रहा है क्या? मेरे को नहीं लग रहा। मैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा थे, एक उधार ले लिए यानी कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर कर दिया, तो बचे कितने 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पहले से ही था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं देखा है आपने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, रखो इसकी जगह पे, तो के पी बाई आर क्यूब रूट इसकी जगह 1 कर दूं तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यह आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। चलो बताइए समझ आया क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फाइंड कर दिया मैग्नीट्यूड, क्या होता है केपी बाई आर क्यूब रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्शन निकालें भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में कहीं से जा रहा होगा, मान लो यहां से जा रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी एक वेक्टर से एंगल मान लो इस वाले से अल्फा मान लिया, इस वाले से अल्फा मान लिया, तो डायरेक्शन निकालना बड़ा सिंपल है, आप टेन अल्फा निकाल लो। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा एंगल यहां माना था, तो इसके परपेंडिकुलर में कौन है? E2, तो ये रख दो आप E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परपेंडिकुलर, और बेस में कौन है? देखो E1, तो E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आ गया 10 अल्फा। अल्फा चाहिए तो 10 को उधर भेज देना, तो ये बन जाएगा आपका 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कभी एंगल फाइंड करना हो, यानी डायरेक्शन का मतलब एंगल होता है कि E1 वेक्टर से कितने एंगल पे है, तो अल्फा एंगल पे है। आप चाहो तो इधर से एंगल मान सकते हो, दोनों सही है। आप एंगल इस तरफ से देख लो या इस तरफ से देख लो, तो जो भी आपको ठीक लगे वो एंगल फाइंड कर देना, यानी कि डायरेक्शन मिल जाएगी। और डायरेक्शन के लिए क्या हो जाता है? अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये यहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया। ये जनरल पॉइंट है, इससे आप किसी भी एंगल का निकाल सकते हैं, और आप एक्सेस का भी इससे निकाल सकते हैं, और इक्यूटोरियल का भी आप इससे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल के दिखाऊं? देखो, अगर आपको पॉइंट एक्सेस पे दिया होता, अगर ये पॉइंट यहां पर होता, तो बताइए डायपोल मोमेंट यानी यहां से ये लाइन जो आप ज्वाइन करते हो उसका एंगल कितना होता? 0। भाई ये पॉइंट इधर लाओगे तो एंगल कम हो जाएगा, यहां पे आके एंगल 0 हो जाएगा, ये एंगल 0 बनेगा। और अगर ये पॉइंट यहां होता इक्वेटोरियल पे, एंगल बढ़ता जाएगा और यहाँ पे 90 एंगल बन जाता। तो एक्सियल वाले केस में एंगल कितना होता? 0, और आप रखते यहाँ पे 0, तो cos 0 कितना होता? cos 0 1 होता, और 1 का स्क्वायर 1, 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, 3 प्लस 1 4, और 4 का रूट 2, तो क्या बन जाता? 2 kp बाई एक्स क्यूब। बनता कि नहीं? 2 kp बाई एक्स क्यूब। ओके, आप चाहो तो इसको नोट कर लेना, मेरे पास जगह कम है, नोट नहीं करवा रहा हूं। एक्सेस पर होता स्पेशल केस फॉर एक्सियल पोजीशन, नहीं मानोगे, चलो तो 4 एक्सियल पोजीशन, थोड़ी सी जगह बची है, और एक्सियल पोजीशन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आप फाइंड करते, तो यहाँ पे रखते आप 0, cos 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2, तो क्या बन जाता? 2 kp बाई आर क्यूब। तो 2 kp बाई आर क्यूब, क्या यही आया था पहले? अरे x माना था, इस बार r माना है, क्या दिक्कत है? 2 kp बाई आर क्यूब। चलो अब किसके लिए? फॉर इक्यूटोरियल, इक्यूटोरियल पोजीशन थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। इक्यूटोरियल पे एंगल बनता है 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0, 0 का 3 से मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 1 1, 1 का रूट 1, 1 का रूट 1 आएगा, तो kp बाई आर क्यूब। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा
वो कितना हो जाएगा, KP/RQ। चलिए, कुछ आया समझ में? तो ये मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, और एक जनरल पॉइंट r, थीटा के लिए मैंने फाइंड कर लिया। ये तीनों इंपॉर्टेंट केस हैं, आपको आना चाहिए। तो आज की क्लास वैसे भी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, और आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं एंड। थैंक यू।